सो बेसिकली अभी तक हमने 3 क्लासेस देखी है हाइपरटेंशन की। फर्स्ट हमने देखी एसी इनहिबिटर, सेकंड हमने देखी AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड थर्ड हमने देखी डायूरेटिक्स। नाउ नेक्स्ट आर आवर क्लासेस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दैट मीन्स ये जो क्लास के ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी। सो नॉट ऑल द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड फॉर देयर एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट्स। मीन्स इस क्लास की सारी ड्रग्स एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ नहीं होती है, कुछ ड्रग्स ही एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होंगी एंड दीज आर एमिलोडिपिन, मिफेडिपिन, डिल्टियाजैम एंड वीरापामिल। Amlodipine and nifedipine may be used for hypertension, whereas diltiazem and verapamil are predominantly used to control heart rate और arrhythmia. So जो अबाउट 2 ड्रग्स हैं वो हाइपरटेंशन के लिए है और जो लास्ट के 2 हैं वो अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ calcium channel blockers are calcium channel blockers reduce calcium entry into vascular and cardiac cells। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम की जो एंट्री है उसे वेस्कुलर और कार्डियक सेल्स में इनहिबिट कर देगा और कैल्शियम की एंट्री नहीं होने से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे इफेक्ट आएगा। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? सो बिकॉज डिल्टियाजाम एंड वीराप्रामिल द नॉन dihydropyridine calcium channel blockers are used as class 3rd antiarrhythmic drugs. The side effects profile below focus on amlodipine and nifedipine। मीन्स कि जो ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं ये अमिलोडिपिन और निफेडिपिन के हैं, विच इज़ फ्यूजिंग, हेडेक, एंकल स्वेलिंग, पाल्पिटेशन एंड लाइट हेडेडनेस। सो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि ये जो कैल्शियम की एंट्री है उन्हें एल टाइप कैल्शियम चैनल्स के अंदर होने से इनहिबिट कर देते हैं, जिसका रिजल्टेंट होता है इंक्रीज आर्टेरियल वैसोडाइलेशन विच रिजल्ट इन डिक्रीज बीपी और ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ बीटा ब्लॉकर्स। सो ये हमारी कौन सी क्लास है, 5th क्लास है, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट जस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं सिर्फ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होते हैं, थ्रू नॉट जनरली गिवन एज इनिशियल थेरेपी, इसलिए इसे इनिशियल थेरेपी में नहीं दिया जाता है। They also use in the treatment of ischemic heart disease, chronic heart failure, arterial fibrillation and supraventricular tachycardia। तो ये इन चारों के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हाइपरटेंशन के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी ये यूज़ किए जाते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के लिए, क्रोनिक हार्ट फेलियर के लिए, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के लिए एंड सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। तो जब हाइपरटेंशन की एक्सट्रीम कंडीशन आती है, जब इसकी अपर स्टेजेस आती हैं जिनमें ये वाली भी कंडीशन इंक्लूड होती है, तब बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है मेटोप्रोलोल, बिसप्रोलोल, लाबेटालॉल एंड नेबिवोलॉल। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बीटा ब्लॉकर्स एक्ट थ्रू a variety of means of hypertension. They act to reduce renin secretion from the kidney। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से हाइपरटेंशन को अफेक्ट करते हैं। ये मेनली क्या करते हैं, रेनिन के सिक्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं किडनी से, जिसका इफ़ेक्ट क्या होता है, एन इफेक्ट ऑर्डिनरी मीडिएटेड बाय बीटा 1 रिसेप्टर। ये किस पे, ये जो रेनिन वाला इफेक्ट है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। रिकॉल दैट बीटा 1 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड मेनली इन द हार्ट, वेयर एज बीटा 2 रिसेप्टर्स आर मेनली लोकेटेड इन द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन द एयरवे। सो
यही कहना चाह रहा है कि जो बीटा 1 ब्लॉकर्स होते हैं वो तो हार्ट पे लोकेटेड होते हैं, और जो बीटा 2 होते हैं वो स्मूथ मसल्स पे होते हैं। सो ये जो आपका बीटा ब्लॉकर होता है, इसमें जब बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो किडनी से रेनिन का सिक्रीशन को ये अफेक्ट करेगा, उसको इनिबिट करेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं फटीग यानी थकान, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हेडेक एंड नोशिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि ये आपके बीटा 1 रिसेप्टर है एंड बीटा 2 रिसेप्टर है। इस पर मेनली नॉर एपिनेफ्रिन आके बाइंड होता है, और इसमें क्या होता है, एटीपी कन्वर्ट होता है सीएएमपी में, विच इज़ फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द contraction of heart muscles. Next is alpha blockers. This is the 6th class. अल्फ़ा ब्लॉकर्स की बोलेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स को जो है बाइंड करके उन्हें ब्लॉक कर देगी। सो अल्फ़ा ब्लॉकर्स में बी यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन रेजिस्टेंस केसेस, whereas other drugs such as acetyl ACE inhibitors, calcium channel blockers and thiazide diuretics हैव प्रूवन इनफेक्टिव। मतलब अल्फ़ा ब्लॉकर जो है वो जब रेजिस्टेंस हो जाता है हाइपरटेंशन का तब यूज़ किया जाता है। उस टाइम पे जो आपकी अदर ड्रग्स है जो हम पहले पढ़ा है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए या थायजाइड हो गए, ये अनइफेक्टिव हो जाती हैं। उस टाइम पे अल्फ़ा ब्लॉकर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्व से आपके नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ होगा और ये जाके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स पे बाइंड होगा, और उसका रिजल्टेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज ऑफ CAMP एंड IP3 का इंक्रीज करके लेवल इन स्मूथ मसल फाइनली रिजल्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्शन। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है एल्फ्यूजोसिन, टेमसुलोसिन एंड डेक्साजूसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स आर प्रोडोमिनेंटली फाउंड इन स्मूथ मसल्स सच एज ब्लड वेसल्स और यूरिनरी ट्रैक्ट, स्टिमुलेट्स प्रोड्यूस कंसंट्रेशन एंड इनहिबिशन कोजेज रिलैक्सेशन। मीन्स जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स होते हैं मेनली स्मूथ मसल्स पे होते हैं। स्मूथ मसल्स जैसे कि ब्लड वेसल्स पे होंगे और यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं। तो जब अल्फ़ा 1 ब्लॉकर को स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन होगी, और अगर उसका इनिबिशन होगा तो रिलैक्सेशन होगा। अल्फ़ा ब्लॉकर्स आर हाईली सेलेक्टिव फॉर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, कोजिंग वेसोडाइलेशन एंड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली आपका अल्फ़ा ब्लॉकर ने क्या किया, वेसोडाइलेशन किया और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं पोस्टीरियर हाइपरटेंशन, डिजीनेस, फैंटीनेस। दीज 3 इफ़ेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड आफ्टर फर्स्ट डोज। जब फर्स्ट डोज दी जाती है अल्फ़ा ब्लॉकर्स की तो उसके ये फॉलोइंग साइड इफ़ेक्ट्स आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज़ रेनिन इनहिबिटर्स विच इज़ 7th क्लास। सो बेसिकली हमने पहले देखा था कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन। सो अगर हम रेनिन इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो बेसिकली ये क्या करेगा, रेनिन को इनहिबिट कर देगा और एंजियोटेंसिन 1 का ही प्रोडक्शन नहीं होने देगा, जिसका फर्दर आगे सेकंड में और फिर उसके बाद वैसोडाइलेशन में यूज़ होने वाला था। सो रेनिन इज़ ए प्रोटीन एंड एंजाइम सेक्रेटेड बाय द किडनी। तो रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी से, और ये एक प्रोटीन भी है और एक एंजाइम भी है। इसका जो एग्जांपल है वो है एलिस्किरेन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन। इसको इनहिबिट कर देगा आपका एलिस्किरेन, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर उसका रिजल्टेंट होगा कि सेकेंड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और उसका रिजल्टेंट होगा कि AT रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब बाइंड नहीं होगा तो जो
उसका इफ़ेक्ट आना था वो नहीं आ पाएगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंजियोएडिमा, हाइपरकैलेमिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, हाइपोटेंशन, डायरिया, हेडेक एंड डिजीनेस। नेक्स्ट इज vasodilators. So this is our 8th class वेसोडायलेटर्स। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, वेसोडायलेटर्स क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे। सो सोडियम नाइट्रोपोसाइड हैव बीन यूज्ड इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इमरजेंसी। हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें वेसोडायलेटर्स यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंटली क्या करना है, वेसल्स को डायलेट करना है सो दैट जो वो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाए। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड वाया इंट्रावीनस रूट, मीन्स कि आईवी रूट से देंगे हम। एंड फॉर दिस रीज़न हैज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ इफेक्ट। इसलिए ये क्योंकि हम आईवी रूट से दे रहे हैं इसलिए ये इंस्टेंट इफेक्ट भी शो करेगा। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं हेडेक, ट्रैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन, ईचिंग एंड स्वेलिंग जॉइंट्स एंड फ्यूजिंग। इसमें जो वेसोडायलेटर्स डायरेक्ट हैं उनको अब हम आगे स्टडी करेंगे कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो जब हम कोई वेसोडायलेटिंग ड्रग देंगे तो उससे जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हैं वेसल्स का वो कम हो जाएगा। सो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ होगा। वो 3 इफ़ेक्ट शो करेंगी। फर्स्ट, नेट्रीयूरेसिस डिक्रीज़ होगा जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन एंड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। दूसरा, वो बैरोरिसेप्टर्स को सिग्नल भेजेंगे जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो इंक्रीज़ होगा। और तीसरा, वो करेगी रेनिन के रिलीज़ को स्टिमुलेट जिससे कि 83rd रिसेप्टर्स इंक्रीज़ होंगे। इसका रिजल्टेंट होगा एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ना, विच रिजल्टेंट इन ऑल्सो डिक्रीज इन नेट्रीयूरेसिस एंड विच ऑल्दर आल्सो रिजल्टेंट इन सोडियम रिटेंशन एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, विच रिजल्टेंट इन इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। यहाँ हमारा आर्टेरियल प्रेशर क्या था, कम था, तो इसे हमने यहाँ इंक्रीज़ कर दिया। ऑल्सो 83rd जो हमारा इंक्रीज़ हुआ था उससे PVR का लेवल इंक्रीज़ होगा, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, विच ऑल्सो रिजल्टेड इनटू आर्टेरियल प्रेशर का इंक्रीज़। फिर जो हमारा थर्ड वहाँ हुआ था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो, तो बीटा ब्लॉकर्स इसको इनहिबिट कर देंगे हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, और वीनस कैपेसिटर्स को, which resulted into increase in cardiac output and which also resulted in increase in arterial pressure. So this is the mechanism of action of vasodilators कि vasodilators ने क्या किया, ultimately reflex stimulation दिया। Next is anti-anginal drugs.